हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आइए, एक विज्ञान का एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है न्यूटन्स के नियम। तो आइए न्यूटन के नियमों को समझते हैं। तो न्यूटन के नियम को समझने से पहले हम लोग जड़त्व का समझते हैं। जड़त्व का नियम, जड़त्व क्या होता है, क्योंकि न्यूटन के नियम को ही हम लोग जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग जड़त्व के नियम को समझ रहे हैं कि जड़त्व क्या होता है, ठीक है। जड़त्व किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जड़त्व समझेंगे। जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व किसे कहते हैं, ठीक है। तो जड़त्व को हम लोग आइए समझते हैं। जड़त्व पदार्थ की वह अवस्था होती है जो अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे। जो अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, ठीक है। इसके बाद समझते हैं जड़त्व कितने प्रकार का होता है। तो जड़त्व दो प्रकार का होता है, ठीक है। जड़त्व दो प्रकार का होता है, ठीक है। जड़त्व दो प्रकार का होता है, ठीक। एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, दूसरा होता है स्थिति का जड़त्व, स्थिति का जड़त्व, स्थिति का जड़त्व या विराम का जड़त्व, स्थिति का जड़त्व या विराम का जड़त्व। जड़त्व कितने प्रकार का होता है, तो जड़त्व दो प्रकार का होता है। एक होता है गति का जड़त्व और दूसरा होता है स्थिति का जड़त्व या विराम का जड़त्व, ठीक है। तो अब इसके बाद समझते हैं कि ये गति का जड़त्व किसे कहते हैं। गति का जड़त्व किसे कहते हैं, अगर कोई वस्तु जब गति में होती है तो उसमें किस प्रकार का जड़त्व होता है, उसमें गति का जड़त्व होता है, ठीक है। और इसके बाद ये स्थिति का जड़त्व या विराम का जड़त्व। तो जब कोई वस्तु रुकी हुई होती है या रुकने वाली होती है, ठीक है, रुकी हुई होती है या रुकने वाली होती है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विराम का जड़त्व, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं ये जड़त्व का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो जड़त्व का सूत्र होता है जड़त्व बराबर द्रव्यमान गुना त्रिज्या, द्रव्यमान गुना त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पूछता है कि जड़त्व हमारा किस पर निर्भर करता है, तो जड़त्व हमारा द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। जड़त्व हमारा जो होता है द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई जड़त्व की, ठीक है। अब इसके बाद न्यूटन के नियम को समझते हैं। इसीलिए हमने पहले कहा था कि न्यूटन के नियम को हम लोग जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और इसके पहले हम लोग जड़त्व के नियम को समझ लेते हैं, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब न्यूटन के नियम को समझते हैं। न्यूटन साहब ने सबसे पहले क्या कहा था, न्यूटन के नियम को हम लोग इस प्रकार समझेंगे। न्यूटन का नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन के पहले नियम को हम लोग गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी से कहते हैं, ठीक है। तो हमने जड़त्व को बता दिया। जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व पदार्थ की वह अवस्था होती है जो अपने अवस्था में अपनी अवस्था का विरोध करे, अपनी अवस्था का विरोध करे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कोई वस्तु अगर गतिमान है तो वह वस्तु गतिमान ही रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जड़त्व, ठीक है। अब इसके बाद न्यूटन का नियम समझ लेते हैं, क्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात है, न्यूटन साहब ने जो अपनी एक किताब लिखी थी और उन्होंने अपनी उस किताब में इन सारे नियमों को उन्होंने लिखा था। उस किताब का नाम था प्रिंसिपिया, ठीक है। और तकरीबन 1687 ईस्वी के आसपास उन्होंने ये बुक को प्रकाशित किया था। आइए इसके बाद से न्यूटन के नियम को समझते हैं। तो न्यूटन का पहला नियम क्या होता है, न्यूटन का पहला नियम यह होता है कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह वस्तु गति अवस्था में ही रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, ठीक है। यह न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है। और इसे कुछ एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि किसी दरी को पीटने पर उसके कण क्या होते, निकल कर गिर जाते हैं। तो ये क्या है, न्यूटन के पहले नियम का एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ये है
कि कभी कभी क्या होता है कि पेड़ों को हिलाने पर उनके जो फूल होते हैं वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये भी क्या है, न्यूटन के पहले नियम का ही उदाहरण है, ठीक है। और एक दो उदाहरण ऐसे हैं कि जब कभी यात्री गाड़ी पर बैठा होता है और जब ब्रेक लगती है तो यात्री क्या होता है कि आगे की ओर झुक जाता है। तो ये क्या है, सब न्यूटन के पहले नियम के उदाहरण। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोगों ने न्यूटन के पहले नियम से क्या चीज सीखा हमने इससे। तो न्यूटन के पहले नियम से हमने बल की परिभाषा मिली, ठीक है। तो न्यूटन के पहले नियम से हमको किस चीज की परिभाषा मिली, बल की परिभाषा मिली, ठीक है। इसमें खास बात केवल यही इसमें, क्योंकि अब एग्जाम्पल तो नहीं पूछता लेकिन ज्यादातर यही पूछता कि न्यूटन के पहले नियम से हम लोगों ने क्या सीखा और किस चीज की हमको सीख मिली इससे। तो हम लोगों ने इससे बल की परिभाषा सीखी है, ठीक है। अब आइए न्यूटन के सेकंड नियम को समझते हैं। न्यूटन के सेकंड नियम में क्या दिया गया है। न्यूटन का सेकंड नियम, ठीक है। अब न्यूटन के सेकंड नियम में क्या होता है कि सेकंड नियम ये कहा गया है कि यदि किसी वस्तु पर हम लोग बल लगा रहे हैं, क्या किसी वस्तु अगर कोई पदार्थ है या कोई मतलब कि बॉक्स रखा हुआ है, अगर हम उस पर कोई बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो जब उसमें हम लोग बल लगाएंगे तो उस जो बॉक्स में क्या होता है, उसमें संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है किसके, इस बल के जो हम लोग बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, इसका द्रव्यमान m है, ठीक है, और इस पर हम लोग एक बल लगा रहे हैं जिसका संकेत F होता है, ठीक है। और इसमें जब हम लोग लगाएंगे तो वेग इसका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी बॉक्स को हम जब बल लगाने के बाद आगे खिसका देंगे इसी बॉक्स को, तो उससे क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अंतिम वेग। तो यही कह रहा है कि जो हम बल लगाएंगे इसमें संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती, दर का मतलब क्या होता है, अपॉन टाइम, ठीक है। हम जो भी होता है, जब भी दर की बात होती है हम लोग बटे में क्या होता है, समय लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे mv माइनस mu अपॉन t, ठीक है। तो जो ये संवेग में जो सूत्र क्या होता है संवेग का, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जो उस बॉक्स में संवेग उत्पन्न होगा तो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यानी बल के, ठीक है। तो वही चीज हमने लिख दिया कि जो हम लोग बल लगा रहे हैं और उस बॉक्स में जो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती है, यानी ये देखो समानुपाती का चिन्ह हमने लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, समानुपाती होता है तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे के क्या है, के यहाँ पे नियतांक है, ठीक है। के क्या है यहाँ पे, नियतांक यानी कांस्टेंट होता है, के का मान नहीं बदलेगा यहाँ पे, ठीक है। और जैसे हम लोग यहाँ पे ये समानुपाती का चिन्ह हमारा हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा mv माइनस mu अपॉन t हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये चीज हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा समझ लो, या इसको हटा दे रहे हैं, इसको ऊपर वाला हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ का हम लोग हटा दे रहे हैं पहले। अब इसके बाद समझ लो, यहाँ पे हम लोग देखिए क्या है, m है, यहाँ पे m द्रव्यमान कितनी बार, 2 बार है, तो एक बार हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो F बराबर m कॉमन हो गया, क्या बचा, v बचा, v माइनस u बचा, अपान में क्या है, t है, ठीक है। तो अपान हम लोग t लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज आपको पता होना चाहिए कि त्वरण क्या होता है, ठीक है। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर का मतलब क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, क्या होता है, ये त्वरण होता है। और त्वरण का संकेत क्या होता है, a होता है, ठीक है। और त्वरण हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है कि जब कोई बाइक आप लोग चलाते हैं तो क्या होता है, आप जब एक्सीलेटर लेते हैं उसी एक्सीलेटर से ही हमारा एक्सेलरेशन बना हुआ है, ठीक है। और जब हम लोग एक्सीलेटर को बढ़ाते हैं तो वेग क्या होता है, बदलता है हमारा। और जब वेग बदलता है इसके बाद जैसे हम लोग एक्सीलेटर कम करते हैं और गाड़ी धीरे धीरे करके क्या होती है, रुकती है। तो जब गाड़ी रुकती है तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग मंदन कहते हैं, ठीक है। बाकी इस चीज को हम लोग आगे बताएंगे कि मंदन क्या होता है और त्वरण क्या होता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लो कि त्वरण का सूत्र भी यही होता है, a बराबर
v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। इसका मतलब v माइनस यू अपॉन टी जहां पर होगा वहां पे हम लोग a लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए f बराबर m ब्रैकेट के अंदर v माइनस यू अपॉन टी है, तो हमने क्या कहा कि जहां पे v माइनस यू अपॉन टी हो वहां पे हम लोग a लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग क्या, इसकी जगह a रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको पूरे हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पे इसकी जगह हम लोग क्या रख देते हैं, a रख देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे हमको कौन सा सूत्र मिल गया, f बराबर ma, ठीक है। f यानी फोर्स, m द्रव्यमान हो गया, a क्या हो गया, एक्सेलरेशन यानी त्वरण हो गया, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा इससे कि न्यूटन का जो सेकंड नियम है वहां से हमको बल की परिभाषा मिली। हमको बल की परिभाषा मिली कि नहीं मिली, मिली ना। हम लोगों ने यही न्यूटन के दूसरे नियम से हम लोगों ने निकाला है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, नीचे वाले को हटा दिए रहे हैं, इसका एसआई मात्रक समझ लेते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है, हम लोग देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लोग कहे मापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है। जो त्वरण होता है इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान हो गया और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, ठीक है। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और त्वरण का होता है, त्वरण बराबर अलग से लिखे दे रहे हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये होता है त्वरण का एसआई मात्रक। तो यानी ए जहां पे होगा हम लोग ए इसको लिख सकते हैं। तो इसको जब लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया बल का एसआई मात्रक, ठीक है। अब इसी को एक चीज और भी लिख सकते हैं, F बराबर किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। जैसे यहां से ये जो लगा है ये क्या है, प्रति का चिन्ह है, ठीक है। जैसे प्रति हटेगा यानी ये बटे का निशान होता है, जब बटे से ऊपर कोई संख्या जाती है तो क्या हो जाती है, वो माइनस में हो जाती है, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसका क्या होगा, ये एसआई मात्रक हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं कि जो बल की विमा क्या होती है, ठीक है। तो बल की विमा होती है, इधर हम लोग लिखे दे रहे हैं बल की विमा। बल की विमा क्या होती है, तो बल की विमा में हम लोगों को सिर्फ 3 चीजें याद रखना है, द्रव्यमान और लंबाई और समय, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले विमा लिखने से पहले हम तीन चीजें लिख देते हैं, क्योंकि किसी का भी हम लोग बीमा निकालते हैं तो हमको सिर्फ 3 चीजें, क्योंकि पावर ही डिफरेंट होती हैं, बाकी द्रव्यमान और लंबाई और समय ये कभी चेंज नहीं होता बीमा में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पहले लिख देते हैं एम एल टी। आप किसी का भी अगर बीमा निकालोगे तो आपको एम एल टी नहीं बदलेगा, सिर्फ आपको पावर बदलेगी वहां पे, ठीक है। तो अब एम क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान है और द्रव्यमान को हम लोग कहे में नापते हैं, किलोग्राम में, ठीक है। द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं, लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं और समय को हम लोग सेकंड में नापते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, जो बीमा हमारी कहां से आएगी, हमारे यहां से जो हमने इसका एसआई मात्रक निकाला है, ठीक है। जो हमने बल का एसआई मात्रक निकाला है उसी से हम लोगों को बीमा आएगी, ठीक है। तो हमको देखना है यहाँ पे क्या है, किलोग्राम है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं किलोग्राम है कि नहीं है, तो यहाँ पे किलोग्राम है, यानी 1 किलोग्राम, इसमें कोई पावर नहीं लगी है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, पावर की 1, या यहाँ पे नहीं भी कुछ लिखेंगे। तो जब भी किसी भी यानी एम हो या एल हो या टी हो, अगर कोई पावर नहीं होती तो इसका मतलब समझ लो कि 1 है। अगर कोई पावर रियलिटी में 1 का मतलब 1 ही बार, ठीक है। अगर वहां पे 0 आ जाए तो इसका मतलब समझ लो कि यहाँ पे कोई उसका मतलब कि किलोग्राम या द्रव्यमान कुछ है नहीं यहाँ पे इधर, ठीक है, सही मात्रक में। तो यहाँ पे क्योंकि किलोग्राम है तो हम लोग पावर 1 लगा दिए। इसके बाद लंबाई हम लोग कहे में नापेंगे, मीटर में। अब इधर देखते हैं मीटर है कि नहीं, तो मीटर भी 1 है, ठीक है। तो मीटर में भी पावर 1 लगा देंगे। अब देखते हैं हम लोग समय को सेकंड में नापते हैं, तब देखिएगा सेकंड है कि नहीं। तो सेकंड में क्या है, माइनस की पावर 2 है, ठीक है। तो इधर हम लगा देंगे माइनस की पावर 2। तो इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, ऐसा बीमा क्या हो जाएगी इसकी, एम एल टी दी पावर -2, ठीक है। अब ये आप सोच रहे हैं हमने यहाँ पे पावर क्यों नहीं यहाँ पे लगाई, तो जब भी किसी भी संख्या में कोई पावर नहीं होती तो इसका मतलब क्या होता है, उसमें 1 पावर है, ठीक है। इसके बाद ये समझते हैं 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर -5 डाइन होता है, ठीक है। 5 डाइन होता है। ये चीज पूछता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 होता है, ठीक है। बाकी जिसको लिखना हो लिख सकता है। अब आइए न्यूटन के थर्ड नियम को आप समझते हैं। हाँ, इसके बाद देखिए थोड़ा सा ये जो बल क्या होता है, चलिए ठीक है, हम सदिश और अदिश वेक्टर और स्केलर की बात हम लोग बाद में करेंगे। एक विशेष वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें केवल सदिश और अदिश ही केवल उसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो
बाकी इसमें तो हम बता सकते थे कि बल क्या है, ठीक है, बल एक सदिश राशि है, अभी आप समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अब आइए समझते हैं न्यूटन के। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि न्यूटन के, देखिए इसमें क्या हमको सूत्र मिला, ठीक है, तो न्यूटन का जो पहला नियम था उससे हम लोगों ने क्या सीखा, बल की परिभाषा हम लोगों ने उससे निकाली। अब न्यूटन का जो सेकंड नियम मैंने बताया उससे क्या, बल का सूत्र हम लोगों ने उससे सीखा, और बल का सूत्र हमने बताया भी, ठीक है। यहाँ पे तो जब भी कभी एग्जाम में पूछे कि F बराबर ma कहां से आया, तो न्यूटन के सेकंड लॉ से आया, ठीक है। और अगर पूछे कि बल की परिभाषा न्यूटन किस नियम से आई, तो न्यूटन जो बल की परिभाषा है वो न्यूटन के पहले नियम से आई है, ठीक है। अब आइए समझते हैं न्यूटन का सेकंड नियम, ठीक है। अब न्यूटन का सेकंड नियम क्या है, आइए न्यूटन का सेकंड नियम क्या है, इसको हटा देते हैं। थर्ड नियम है, न्यूटन का सेकंड नियम हो गया है, थर्ड नियम को समझते हैं। सेकंड नियम क्या कहता है, थर्ड नियम क्या कहता है, और ये आप दोस्त समझ लीजिए, हम लोग इसमें ऑप्शनल भी करा सकते थे कि इसका क्या होगा ऑप्शन, इसका ABCD, उसको भी हम आपको टिक करवा के और बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकते थे। लेकिन क्या है कि आप समझ लो कि ऑप्शन टिक टिकाने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक हम लोग इसका पूरा पढ़ेंगे नहीं सही से, इसका पूरा ये तो समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले न्यूटन का पहला नियम आपको समझाएं, न्यूटन का सेकंड नियम भी आपको हमने समझा दिया, और न्यूटन का जो थर्ड नियम है उसको भी हम लोग समझा देते हैं, ठीक है। न्यूटन का, हाँ आइए न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड नियम, न्यूटन का थर्ड नियम, ठीक है। अब न्यूटन का थर्ड नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी हम लोग इसे कहते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं इसे, ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम जो होता है उसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहते हैं। इसके बाद देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या ये होता है, ये कभी अकेले नहीं होता है। न्यूटन का जो तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया होती है ये कभी अकेले काम नहीं करता, ये हमेशा किसी जोड़े पर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कहीं पर अगर हम लोग चोट करते हैं तो उसके जस्ट बराबर ही हमारे हाथ में क्या होता है, चोट लगती है। तो क्या होता है, अगर हम किसी चीज पे बल लगा के या मार करेंगे तो क्या होता है, उससे क्रिया प्रतिक्रिया होकर हमारे हाथ में भी चोट आती है, ठीक है। तो यही होता है कि ये जो न्यूटन का तीसरा नियम है ये क्या होता है, ये कभी अकेले नहीं होता है, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, किसी के साथ होता है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक। और तीसरे नियम से क्या होता है कि जैसे कभी न्यूटन को जो तीसरा नियम होता है, जैसे हम लोग पानी वाले बोट होती है उसमें हम लोग बैठते हैं, जैसे उतरते हैं तो क्या होता है, जैसे हम लोग बोट से बाहर जाते हैं तो नाव क्या होती है, थोड़ा पीछे की ओर खिसक जाती है, ठीक है। यानी उसमें क्या होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया लगती है, ठीक है। तो न्यूटन का तीसरा नियम में खैर कुछ खास नहीं है इसमें, और थोड़ा सा बस यही कुछ एग्जाम्पल है, बस एग्जाम्पल को समझना है। और इसके बाद हाँ, इससे हम लोगों को थोड़ा सा ये देखना है, और न्यूटन का जो तीसरा नियम है इससे जब इसमें कभी भी कोई भी एग्जाम्पल चोट कम या ज्यादा का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, इसको मारने पर चोट कम लगती है ज्यादा लगती है, तो इसको आपको समझ जाना कि ये न्यूटन का तीसरा नियम ही है, ठीक है। हाँ बस एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इससे न्यूटन का जो तीसरा नियम है इससे हम लोगों ने क्या सीखा इससे, ठीक है। तो न्यूटन के तीसरे नियम से हम लोगों ने बल की प्रकृति सीखी, ठीक है। न्यूटन के तीसरे नियम से हम लोगों ने बल की प्रकृति के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। क्या है, न्यूटन के तीसरे नियम से हम लोगों ने बल की प्रकृति के बारे में सीखा। न्यूटन के तीसरे नियम से हम लोगों ने बल की प्रकृति के बारे में हम लोगों ने सीखा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा हमारा वीडियो, और अगर आपको
कहीं पे कुछ डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और अगले वीडियो में इसके बाद हम लोग बताएंगे कि घर्षण बल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूटन का जो नियम है इसी में घर्षण भी आता है। तो हम लोग इसको घर्षण बल के बारे में बता देंगे कि घर्षण बल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं और घर्षण बल कैसे काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। और सब लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने से देखिए क्या होता है, आपका तो कुछ लगता नहीं है, थोड़ा सा इससे हमारा लोगों का थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। और लाइक भी करना, ठीक है। और जैसे भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचेगा, तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।